हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया सीबीएसई साइंस चैलेंज की। तो इसी के लिए मैं नेक्स्ट आप लोगों के लिए जो सीबीएसई साइंस चैलेंज आप लोग देने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो उसमें आ सकते हैं, टॉपिक्स बताने वाला हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि लास्ट में मैं बता रहा था कि क्लास 10th के लिए काफ़ी सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ बताने वाला हूँ। टॉपिक ध्यान से सुनना। क्लास 8 के लिए भी कुछ चीज़ें बता रहा था मैं। क्लास 8 में एक सिस्टम आता निकल के हमारा लास्ट में, जहाँ हम वीडियो में थे, इरीगेशन। तो इरीगेशन जो चैप्टर है वहाँ पे हमारे पास जो क्रॉप में है क्लास 8 में, चैप्टर नंबर 1, वहाँ पर कुछ सिस्टम्स हैं। जैसे कि मान लो इरीगेशन में आप किस सिस्टम के थ्रू ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे फ्रूट्स या फिर किसी भी चीज़ की खेती, तो भाई ड्रिप इरीगेशन वहाँ पे सिस्टम था एक, और एक स्प्रिंकलर था। जो क्लास 9th में है और जो क्लास 10th में और जो क्लास 8 में, उन सबको इसके बारे में शायद थोड़ा थोड़ा पता होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है बन सकता है, इसको ध्यान से पढ़ लेना इरिगेशन सिस्टम के लेके। उसके अलावा हम जो भी पढ़ते हैं, मान लीजिए हमारे नेचर में बहुत सारे सोर्स ऐसे हैं जो कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे। जैसे कि इसको बोलते हैं हम एग्जॉस्टिबल सोर्स। एग्जॉस्टिबल तो ऐसे सोर्स जो कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे, जैसे नेचुरल गैस, पेट्रोल, इस टाइप के सोर्स जो कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे। तो फिर इनएग्जॉस्टिबल क्या है? इनएग्जॉस्टिबल का मतलब जो कभी खत्म नहीं होंगे। तो ऐसे सोर्सेस कौन कौन से हैं भाई? यहाँ पे तो हम कोल को भी खत्म कर देंगे, देखा जाए तो कोल, नेचुरल गैस कभी ना कभी तो खत्म हो जाएगा। तो ऐसे कौन से सोर्स है? ऐसे हमारे पास सोलर एनर्जी, हमारे पास विंड एनर्जी, हमारे पास और भी वाटर की एनर्जी है, हमारे पास टाइडल एनर्जी बोलते हैं इसको, टाइडल। ऐसे बहुत सारे सोर्स है जो हमारी एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी, तो उसको हम बोलेंगे इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बने जा सकते हैं, आप लोग उसको ठीक से पढ़ लेना। बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में भाई देखो, एलिमेंट के बारे में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरूर पढ़ लेना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्वेश्चन जरूर बनेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई एलिमेंट एक्स है, तो बेस में एक्स और जेड, तो ए जो लिखा होता है ये हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है। मान लीजिए एक्स के नीचे यहाँ पे लिखा है 7, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 2, 5। तो बाहर जितने भी एलिमेंट होते हैं हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसके बेस पे क्वेश्चन बन सकता है, जरूर से पढ़ लेना। फिर यहाँ पे आइसोटोप्स क्या होते हैं? मान लीजिए जैसे 1H1, 1H2 और 1H3। यहाँ पे हमारा नाम हो जाता है हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, लेकिन इसका नाम अलग अलग है। ये मेरा प्रोटियम है, ये ड्यूटीरियम है, और ये मेरा ट्राइटियम है। हार्ड वाटर जो बनता है इससे बनता है H2O के दूसरा आइसोटोप से, D2O से। ये हार्ड वाटर का फॉर्मूला होता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे ये पूछा जा सकता है कि बताइए कौन मेटल होगा, कौन नॉन मेटल होगा। मान लीजिए किसी भी एलिमेंट के एंड में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है, तो बताइए क्या वो मेटल है, क्या वो नॉन मेटल है? कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे जो है हम पूछ सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन सीबीएसई साइंस चैलेंज में आ सकता है इस टाइप से। तो ऐसे और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर हमारे पास एक आता है भाई, एक प्रोसेस है हमारे पास, रिएक्शन एल्कोहल को एल्केन में, ठीक है, एल्कोहल को एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी रिएक्शन है, इसको पढ़ लेना एक बार। एल्केन को एल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी रिएक्शन है? वही फर्मेंटेशन, एक उसमें हमने पढ़ा था क्लास 8 में, फर्मेंटेशन क्या होता है, तो उसको देख लेना एक बार, फर्मेंटेशन क्या होता है। उसके अलावा हमारे पास रिएक्शंस बहुत सारी, रिएक्टिविटी सीरीज हमने क्लास 10th में देखने के लिए मिलती है। रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे जो है आपके पास रिएक्शंस आएंगी, उनको जरूर से पढ़ लेना एक बार, ऑनलाइन देख लेना कहीं पे भी। रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, कौन गैस। जैसे कि हमारे पास एक रिएक्शन आती है Fe+CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu। इस रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे, इसमें Fe ने रिप्लेस किया है Cu को, तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा कौन एक्टिव होगा? इस केस में हमारे पास आ जाता है कई बार निकल के Zn, Fe और C, Zn, Fe और Cu, कॉपर। तो भाई सबसे ज़्यादा रिएक्टिव इसमें जिंक होता है, ध्यान रखना। जिंक जो है इसको रिप्लेस कर देता है Fe को भी। मतलब जिंक के साथ अगर आप रिएक्ट कराओगे FeSO4 की, तो वो बना लेगा इजीली ZnSO4 और ये Fe को कर देगा बाहर। तो इस टाइप की रिएक्शन केमिस्ट्री के बेस पे पूछ ली जाती है।
जो मैंने अभी बताया, हमें आइसोटोप्स के बारे में भी पता होना चाहिए। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कोवेलेंट, मॉलिक्यूलर, ट्राई, ये सब पता होना चाहिए। क्लास 11 12 तक नहीं जाएंगे, बस क्लास 10th तक ही ये क्वेश्चन बनेंगे। और कॉमन पेपर आएगा 8 9 10 का, तो थोड़ी सी डिफिकल्टी जो है छोटी क्लास वालों को हो सकती है, जहाँ पे हो सकता है कि उनसे क्वेश्चन ना भी बने। तो उनको डरने की जरूरत नहीं है। क्लास 8 वालों के लिए, 9th के लिए, सबके लिए कॉमन एग्जाम होने का ये फायदा है कि क्लास 8th में जो होगा उसका कंपटीशन क्लास 8th वालों से ही होगा। तो डरने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, आप अपनी क्लास में बेस्ट करिए। नेक्स्ट हमारे पास है सिंबल बता दो कि भाई बहुत से क्या होता है। देखो, कार्बन एक कंपाउंड होता है, कार्बन के बहुत सारे कह सकते हैं यहाँ पे अपर रूप होते हैं, मतलब उनके रूप होते हैं अलग अलग। जैसे डायमंड, कार्बन डायमंड में भी होता है, कार्बन ग्रेफाइट में भी होता है, ग्रेफाइट जो आपकी पेंसिल में होता है, कार्बन कोल में भी होता है। ठीक है, इन तीनों में जो है कार्बन 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 तो होता ही होता है। तो इसके बेस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, पढ़ लेना। उसके बाद कुछ मॉलिक्यूलर फार्मूले के बेस पे, जैसे कि मान लो आपने पढ़ा है जैसे CH4 है, तो इसमें 4 कैसा है, क्योंकि C की जो वैलेंसी होती है +4 और यहाँ पे H की हो जाती है कहना चाहिए +1। यहाँ पे C की 4 होती है आउटर मोस्ट में, इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास। तो ये 4 H के साथ मिलके अपने बॉन्ड्स पूरे करके और इस तरीके से ड्यूप्लेट पूरे करा देता है H के, और खुद अपने ऑक्टेट को पूरा कर लेता है। तो यहाँ पे किस तरीके से बनता है, ऐसे पानी का फॉर्मूला बनता है H2O। तो अगर H के पास +1 है और O पे -2 होता है, तो करते कैसे, देखो O पे -2 और H पे +1, तो +1 तो इधर चला जाएगा और O पे -2 इधर आ जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाता है H2O। इसके बेस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन जो है, बताइए कौन सी गैस का नेचर कैसा होगा। भाई मान लो पूछ लिया जाए कि बताइए गैस जो है एसिडिक होगी कि बेसिक होगी कि न्यूट्रल होगी। तो भाई अगर गैस एसिडिक है तो उसमें H होना चाहिए, H आयन। बेसिक है तो उसमें OH आयन, और इसके लिए कोई आयन की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों इसमें होता है। इसमें सॉल्ट हो सकता है, बेसिकली सॉल्ट से बन सकता है कुछ और, न्यूट्रल हो जाता है वो सॉल्ट हो जाता है। गैस की बात करें तो केवल H और OH से काम चल जाएगा, अगर H और OH उसमें है। बाकी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की कैसे पता लगेगा। मान लो क्लोरीन है, क्लोरीन के अंदर 17 होता है, तो भाई 2,8,7 इसके पास 7 है। तो अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं, मतलब Cl, या फिर सोडियम को ले लेते हैं, चलो जैसे सोडियम है, सोडियम के पास 11 होता है, तो 2,8,1। तो अगर इसको मैं निकाल दूं 1 को, तो बचेगा Na+। Na+ की वजह से देखो यहाँ जो लिखा होता है प्रोटॉन होता है, यहाँ भी प्रोटॉन 11 ही होंगे, बट एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, तो इलेक्ट्रॉन में कमी आएगी ना कि प्रोटॉन में, ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रॉन अभी भी इसमें इलेक्ट्रॉन एक कम हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन उतने रहेंगे जितने प्रोटॉन, यानी 11। तो इसमें प्रोटॉन 11 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे, बट इसमें प्रोटॉन जो होंगे वो 11 होंगे, बट इलेक्ट्रॉन जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 10, एक कम हो जाएगा, है ना। तो इसके बेस पे भी क्वेश्चन बन जाता है। और हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के बन जाते हैं, जैसे कि अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा फिजिक्स की भी। फिजिक्स के लिए भाई देखो हम करते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो फिजिक्स में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं फिजिक्स के हमारे पास, तो उसके बेस पे क्वेश्चन जो है बनते हैं। जैसे कि हमने क्लास 9 से ही पढ़ा है। सबसे पहले हम जो बात करते थे, फोर्स की बात करते थे। तो फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, F = ma, F = mg भी हम बोलते हैं इसको, A फॉर एक्सेलरेशन, G फॉर एक्सेलरेशन। उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, और वही इक्वेशन V = u + at, यहाँ से क्वेश्चन, जैसे हमारे पास तीनों इक्वेशन है। और भी हमारे पास जैसे वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और हमारे पास और क्या होता है, पावर होती है हमारी, पावर वर्क अपॉन टाइम होती है। पावर का एक फॉर्मूला और होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है हमारे पास पूछ सकते हैं, वैल्यू पास करो और आंसर ले आओ। एक हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 12mv² होता है। मोमेंटम को P बोलते हैं, P = mv होता है। इन दोनों को अगर मिला दे तो एक फॉर्मूला बनता है K = p²/2m। तो p²/2m, p मोमेंटम रखो, m फॉर मास रखो, आपका K आ जाएगा। तो इनके बेस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये ध्यान रखना। तो बहुत सारे इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं जब हमें पता हो। इसी तरह से अगर मान लीजिए देखा जाए तो अगर ग्रेविटेशन का चैप्टर पढ़ता है, F = क्लास 9th G m1m2/r², इसके बेस पे क्वेश्चन जरूर मिल सकता है, ये पढ़ लेना ठीक से। क्लास 9 से बिलोंग करता है ये। यहाँ पे अगर मास डबल कर दिया जाए, फोर्स कितना हो जाएगा, रेडियस को डबल कर दिया जाए, तो भाई अगर मास को आप डबल करोगे तो ओवरऑल फोर्स भी डबल हो जाएगा। रेडियस को डबल करोगे तो 2 का स्क्वायर यानी 4, यानी आपका आंसर 1/4f हो जाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, इस तरीके से हमारे पास आंसर हो सकता है। तो और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि मान लीजिए मोमेंटम के बेस पे बताया। क्लास 10th के लिए रजिस्टर के क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, ओम्स लॉ के बेस पे, उसको देख लेना। अब जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है अब तक, उन लोगों के लिए बता दूं, वो लोग छोड़ भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
हो सकता है उनकी पूरी क्लास को ही नहीं आता हो, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, बस अपने जितने क्वेश्चन आते हैं उनको ठीक से करना। नेक्स्ट कॉन्वेक्स लेंस की बात करें अगर, तो कॉन्वेक्स लेंस का एक फार्मूला, लेंस का फार्मूला लगेगा वहाँ पे, तो 1/f = 1/v - 1/u, ये फार्मूला लगेगा। यहाँ पे f होता है फोकल लेंथ पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स लेंस, और f होता है नेगेटिव फॉर कॉनकेव लेंस। u हमारे पास हमेशा नेगेटिव में लिया जाता है, इसको ये होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, कि ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा है। v होता है हमारे लिए इमेज डिस्टेंस। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पास करेंगे, आंसर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास रिफ्लेक्शन का भी आ सकता है, तो वो सुन लो। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट रे ऐसे आ रही है और ये रिफ्लेक्ट होकर आई और सेम एंगल बना के रिटर्न हो जाती है, तो सेम एंगल बनता है। बट रिफ्रैक्शन में लाइट पार चली जाती है, और नॉर्मल से आई एंगल अगर आ रही है तो या तो पास हो जाएगी, थोड़ी रिफ्रैक्शन एंगल बनेगा आर, या फिर थोड़ी सी सीधी ना जाके थोड़ी दूर चली जाएगी, तो उस केस में रिफ्रैक्शन एंगल आर। और ये डिपेंड कौन करेगा, मीडियम पे। अगर ये रेयर है और ये डेंसर है तो अंदर झुक जाएगी, और अगर ये डेंसर और ये रेयर तो बाहर की तरफ फैल जाएगी, इस तरीके से आके लौट जाएंगी। तो इस तरीके से डायग्राम आ जाएगा। एक इसमें और आता निकल के भाई स्लैब का, मान लो रे ऐसे आ रही हो और स्लैब में एंगल आई बना के आ रही हो, तो थोड़ी अंदर की तरफ झुक जाएगी, क्योंकि मान लो यहाँ पे ग्लास है तो थोड़ा डेंसर मीडियम आ गया, तो ये मेरे लिए आर हो जाता है। फिर ये भी आर हो जाता है, बट जब ये बाहर निकलती है तो वापस से फैल जाती है दूर की तरफ, और ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं, ये एंगल बराबर इसके होता है। तो ऐसे इसके बेस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कॉनकेव मिरर का हमने किया था क्लास में, डायग्राम के बेस पे करा था हमने। आज भी क्लास में उसको क्लास 10th को समझाया था जब, तो उन लोगों को समझाया गया कि जैसे कॉनकेव मिरर रखा होता है कहीं पे, और उसके आगे लेट से कि एक फोकस पॉइंट होता है, कर्वेचर होता है, और ऑब्जेक्ट अगर मान लो यहाँ पे सी पे रखा हो तो कैसे इमेज बनती है भाई, सीधी रे जो जाती है वो फोकस से होके जाती है, और जो फोकस से होके जाती है वो इस तरीके से, तो हमारी इमेज बनती है यहाँ पे। तो इस तरीके से आंसर आ सकता है। ये इमेज थोड़ी छोटी होती है, मतलब ये स्मॉलर इमेज होती है, रियल में बनती है, और उल्टी बनती है तो इन्वर्टेड बनती है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखना पॉइंट को। तो इनके बेस पे भी क्वेश्चन जो है बन जाते हैं डायग्राम बेस। ये हमेशा बोर्ड में भी पूछता है और सीबीएसई साइंस चैलेंज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमारे लिए पूछे जाते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मान लीजिए आपने फोर्स पढ़ा है, बाय एंड फोर्स क्लास 9th में भी, तो क्लास 9th के लिए एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि भाई मान लीजिए आप पानी में तैर रहे हो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पहले भी पूछे गए थे कि मान लीजिए आप स्विम कर रहे हो पानी के अंदर, और आप इस तरीके से आगे जाने की कोशिश कर रहे हो, तो पानी में अगर आप हो तो पानी में आप फोर्स फील करोगे। आगे की तरफ आप पे कौन सा फोर्स होगा भाई, फॉरवर्ड, जो आपका फॉरवर्ड थ्रस्ट होगा, जो आगे की तरफ आप फोर्स लगा रहे होगे। पीछे आपको रोकने की कोशिश करेगा पानी, तो ये हमारे पास ड्रैग फोर्स होगा। नीचे आपको डुबोने की कोशिश करेगा आपका वेट, जो कि आपका वेट नीचे की तरफ होगा, और ऊपर की तरफ आपको लगेगा बायएंड फोर्स। ठीक है, बायएंड फोर्स ये आपको तैरने में हेल्प करेगा, इसे आप थ्रस्ट भी बोलते हैं, बायएंड फोर्स को आप थ्रस्ट भी बोलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। फिर इसके बाद एक चीज निकल के आती है डेंसिटी। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो आप मास में वैल्यू रखो, वॉल्यूम में, मास किलोग्राम में होगा और वॉल्यूम मीटर क्यूब में, तो एसआई यूनिट में आंसर आएगा। बट अगर मास को आप ग्राम में रखना चाहो तो रख सकते हो, और इसको सेंटीमीटर क्यूब में, तो भी आंसर आएगा। तो डेंसिटी निकाल के आप चेक कर सकते हो कि भाई किसकी डेंसिटी ज़्यादा आ रही है, किसकी कम आ रही है। जिसकी कम होती है डेंसिटी वो तैरता है, जिसकी ज़्यादा होती है वो डूब जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी जो है बनाए जा सकते हैं। उसके बाद एक क्लास 9th का ही एक टॉपिक है हमारे पास, जिसमें हम बात करते हैं वेव्स की। वेव कैसे होती हैं भाई, देखो वेव जो बनती हैं, वेव अगर ज़्यादा ऊपर उठ के जा रही हो इस तरीके से, तो एम्पलीट्यूड होगा ज़्यादा, तो मतलब ये लाउड होगी। क्या होगी ये, लाउड। और अगर छोटी बन रही है इस तरीके से तो ये थोड़ी कम लाउड होगी, इसका एम्पलीट्यूड छोटा है। और अगर ये ज़्यादा रिपीट कर रही हो, खुद को ज़्यादा रिपीट कर रही हो, तो ये श्रील होगी। ठीक है, ये श्रील हो जाएगी, बहुत पतली, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, क्योंकि ये पतली आवाज़ हो जाएगी क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई है। इस तरीके से क्वेश्चन जो हमारे साथ पूछे जाते हैं एग्जाम में भी, तो कई बार इसी के बेस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो हमने क्लास 9th में भी पढ़े थे, उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ये सब क्वेश्चन हमारे पास बन सकते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था वो कि ऑब्जेक्ट को इस तरीके से थ्रो किया, ऐसे आ गया, या ऑब्जेक्ट सीधे चला गया, या ऑब्जेक्ट को नॉन यूनिफॉर्म, इस तरीके के ग्राफ के बेस पे क्वेश्चन भी एक बनाया आ सकता है। तो एक बार एक ग्राफ जरूर सही से कर लेंगे, ताकि आपका एग्जाम में जो है बढ़िया से हो जाए। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप लोग आई होप अच्छे से आप कर लोगे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, ताकि आप लोगों का एग्जाम जो है बढ़िया से हो। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और बहुत सारा प्यार दिया आप लोगों ने, तो आगे भी इसको बनाए रखिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।
आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनमें इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दो, ताकि वो लोग अच्छे से इसका बेनिफिट ले पाएँ और अपने भी आने वाले एग्जाम के लिए भी तैयारी कर पाएँ। इसी चैनल पर हम और भी वीडियोस लाते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आप लोगों का 9th 10th 11th 12th के लिए हम काफ़ी सारी वीडियो जो आगे अपलोड करें वो टाइम पे पहुंच जाएं। तो बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सीबीएसई साइंस चैलेंज एग्जाम।